ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, जो लेक्चर हमने किया था वो था सेंटर ऑफ मास पे, राइट। तो यदि सेंटर ऑफ मास की यदि हम बात करें तो वहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या था अपने पास, द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। आपको कंसिडर करना है, अज्यूम करना है सिर्फ यदि हम कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन या किसी भी टाइप का एक प्लेन बनाते हैं, जैसे एक रेक्टेंगुलर अपने पास ये प्लेन है। इस प्लेन में यदि हम कोई भी अपने पास एक्स वाई एक्सिस पे या वाई जेड एक्सिस पे कहीं भी आप जहाँ भी इस प्लेन को कंसिडर करना चाहें, तो इस प्लेन को हम कंसिडर कर रहे हैं किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास ही आगे समथिंग कोई भी एक एक्सिस है, सिमिलरली ये भी कोई एक्सिस है, राइट। तो ये समथिंग लाइक एक्स एक्सिस है, ये समथिंग लाइक वाई एक्सिस है, राइट। एक्स और वाई एक्सिस इसकी क्या लेंथ और ब्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। देर विल बी डिफाइंड, जितने आप काउंट कर सकते हो उससे भी ज़्यादा अपने पास डेफिनेटली क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ऑलवेज देर विल बी द ग्रेटर, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन सब का अलग अलग पोजीशन होगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल का अलग एक्स कोऑर्डिनेट है और अलग ही वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसका सेम कोऑर्डिनेट है। फॉर एफ रेफरेंस ये वाला यदि पार्टिकल, इस पार्टिकल की हम बात करें तो इस पार्टिकल का अपने पास यदि पोजीशन वेक्टर बनेगा तो ये कुछ ऐसा पोजीशन वेक्टर बनेगा, राइट। सिमिलरली किसी और अलग पार्टिकल की बात कर लो, आप किसी और अलग पार्टिकल की बात करते हो तो अपने पास लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल होगा जिसका पोजीशन वेक्टर बन गया ये। यानी जितने यहाँ पे पार्टिकल होंगे अपने पास उतने यहाँ पे क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे, ठीक है। और यदि अपने पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज इट इज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास चेंज नहीं हो रहा है और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, या तो आप एक्स के लो या वाई के लो, या फिर ऐसा कंसिडर कर ले एक्स वाई के एक साथ लो। तो मैं आपको इसकी जो पोजीशन जो इसकी शिफ्ट हो रही है, जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यदि ये रेक्टेंगुलर प्लेन अपने पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो सभी पार्टिकल इसके साथ मूव करेंगे डेफिनेटली। देखिए ये पार्टिकल ये अपने पास किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे था, यहाँ से अपने पास मूव होके ये अपने पास यहाँ से मूव होके क्या आ गया, कुछ इस पोजीशन पे आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आगे हम आगे और कोई पोजीशन ज्यूम कर सकते हैं, लाइक यहाँ से मूव होके हमारे पास आगे आ गया। जब ये आगे हर बार शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखिए अपने पास हर एक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यदि एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये इस पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे ही अपने पास ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया है ना, पूरा प्लेन अपने पास शिफ्ट हो गया। पूरा प्लेन आप शिफ्ट करोगे तो अपने पास ये डायग्राम एज इट इज़ आप दोबारा बना सकते हो, सेम डायग्राम आप बनाए दोबारा जरा। यदि वहाँ से शिफ्ट होकर यदि रेक्टेंगुलर प्लेन इस पॉइंट पे आ जाता है तो अपने पास एक्स वाई एक्सिस तो सेम है, बट जो उस पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। पहले इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक यदि आर वेक्टर था, आर अपने पास समथिंग आर डैश वेक्टर है, राइट। अब अपने पास इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, समथिंग आर डैश वेक्टर। तो पोजीशन अपने पास क्या हो रही है, पार्टिकल की चेंज हो रही है। और यदि पोजीशन पार्टिकल की चेंज होगी इसका मतलब देर इज़ अ वेलोसिटी, देर इज मोशन, राइट। तो हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करना चाहें, दिस द पार्टिकल, लेट दिस द पार्टिकल वन, राइट। तो ये फर्स्ट पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी अपने पास क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी वैक्टर, राइट। टाइम के हिसाब से अपने पास चेंज होगा। यदि v1 बात करें तो ये r1 है, पहले पार्टिकल की पोजीशन चेंज है। ऐसे अपने पास दूसरा पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, डी आर टू वैक्टर अपॉन में डी टी वैक्टर। और ऐसे अपने पास कोई ऐसे nth पार्टिकल है तो अपने पास क्या होगा, डी आर एन अपॉन में डी टी, राइट। ये अपने पास उनका पोजीशन वेक्टर का चेंज इन पोजीशन वेक्टर, राइट। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम करेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास, यहाँ पे निकलेगा वेलोसिटी उन सभी पार्टिकल्स की। तो जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इस पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट हम कंसिडर कर ले जहाँ पे पूरा मास हम कॉन्सेंट्रेटेड समझ सकते हैं। लेट दिस इज दैट मास, राइट, दिस इज दैट पार्टिकल। ये वो पार्टिकल है जहाँ पे हम उस पूरी बॉडी का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर रहे हैं, राइट। और इसका पोजीशन वेक्टर वो समथिंग आर वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास, आर वेक्टर। तो जब अपने पास पूरी बॉडी चेंज हो रही है, पूरी बॉडी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे शिफ्ट होती जा रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। लाइक ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ऐसे आगे ये भी चलता जाएगा। यानी जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखिए, पहले अपने पास वो आर वेक्टर था, अब अपने पास चेंज हो गया, पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, आगे आ गया। ये पार्टिकल अपने पास आ गया, पार्टिकल आ गया है तो अपने पास क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया। पोजीशन वेक्टर चेंज होते ही अपने पास मतलब सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की भी क्या अपने पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन चेंज कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो आर वेक्टर है, देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा अपने पास, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी वेक्टर। ये अपने पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इनका यदि सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन अपने पास क्या आएगा, देखिए जरा मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन फॉर n वेक्टर, राइट, r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस अप टू n टाइम्स, राइट, अपॉन में सभी सभी जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का मास क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, उन सभी पार्टिकल्स का मास क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और मास ऐड करेंगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू चलता जाएगा अपने पास फॉर n पार्टिकल्स, राइट। इन सबको ऐसे ऐड करते जाएंगे तो नीचे क्या आएगा अपने पास टोटल मास ऑफ द बॉडी, यानी r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अपॉन में m, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी, m क्या अपने पास इस बॉडी का टोटल मास है। अब m1 r1 इन सबको ऐड करते हुए जाते हैं हम, और r अपने पास जो है रिजल्टेंट आ जाता है अपने पास अपॉन में m, ये आ गया अपने पास टोटल मास। अब जो टोटल मास अपने पास इधर आया ये इस तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू आर वैक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर प्लस ऐसे चलता जाएगा अपने पास, राइट। r अपने पास पोजीशन वेक्टर किसका है, सेंटर ऑफ मास का, r किसका पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट है अपने पास वो मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अपने पास, वो मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल मास से, राइट। तो यदि हम यहाँ पे अब देखो ये पार्टिकल अपने पास, ये ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन अपने पास चेंज कर रहा है, तो क्या होगा अपने पास हर एक पॉइंट इसका पोजीशन चेंज करेगा, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ेंगे, तो m अपने पास m डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, एम यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है किसी पार्टिकल का, पूरी बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअली मास पोजीशन चेंज कर रहा है, तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन में टाइम विल बी इक्वल्स टू द m1 डी आर वन वैक्टर अपॉन में डी टी प्लस m2 डी आर टू वैक्टर अपॉन में डी टी एंड प्लस ऐसे अपने पास चलता जाएगा फॉर n टाइम्स, राइट, ऐसे n टाइम्स के लिए अपने पास चलता जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास देखिए दिस अ चेंज इन पोजीशन डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, तो डी आर अपॉन में डी वैक्टर किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू दिस द डी आर वन अपॉन में डी टी, और डी आर अपॉन में डी टी क्या है अपने पास पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा अपने पास। ये देखिए अपने पास मोमेंटम ऑफ दिस द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोले सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इक्वल होगा किसके, सभी पार्टिकल्स का, यदि हम क्या करते हैं ऐसे इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यदि उन सभी का मोमेंटम हम क्या कर दें यहाँ पे ऐड कर दें, सभी मोमेंटम को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तो फाइनल में जो अपने पास रिजल्टेंट जो मोमेंटम आएगा वो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास इन सब का सम होगा, राइट। तो चाहे हम अलग अलग पार्टिकल को पढ़ लें या फिर हम एक सेंटर ऑफ मास को पढ़ लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटर है हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल को पढ़ने के बजाय हम किसको पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास को, यानी हम मोमेंटम का फॉर्मूला यदि अप्लाई करते हैं जो अनकॉन्शियसली हम आज तक जो लिखते आए हैं फॉर्मूले में, क्या लिखते आए हैं एम वी, तो एम वी बेसिकली हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे किसके लिए अप्लाई कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई कर रहे थे, किसके लिए अप्लाई कर रहे थे वो सेंटर ऑफ मास के लिए, हम पूरी बॉडी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरी बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल की सिचुएशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। अब हम इसको दोबारा फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि इसमें चेंज दोबारा स्टडी करेंगे तो हम क्या आ जाएगा वी सी एम वैक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू m1 डी वी वन बाई डी टी, ये भी वेक्टर आएंगे, सॉरी इधर वेक्टर आएंगे सारे, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ये सारी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी साइड, तो अपने पास क्या आ जाएगा प्लस m2 डी आर टू वेक्टर सॉरी डी वी टू वेक्टर अपॉन में डी टी एंड प्लस इनफाइनाइट टाइम तक अपने पास चलता जाएगा। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये आ जाएगा दिस अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, दिस अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसको हम आगे यूज़ करते हैं, दैट इज़ अपने पास एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा एम ए वेक्टर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सी दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड नेक्स्ट आर द एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट। तो क्या होगा अपने पास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स आगे जाएगा, राइट, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू विल ऐड दिस गाय इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो ऐसा चलता रहेगा अपने पास, और मास इंटू एक्सेलरेशन ये अपने पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दैट इज फोर्स, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ के हिसाब से अपने पास ये आया मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा फोर्स, तो दिस द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू
फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल सेकंड प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल थर्ड एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो बोलते हैं आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स को पढ़ो या फिर सभी पार्टिकल पे इंडिविजुअल फोर्स स्टडी करके आप उनको सम करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम बेटर है कि किसके ऊपर फोर्स लगाएं, हम सेंटर फोर्स हम पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं नो डाउट, बट जो चेंज क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज हमें क्या बता रहा है, वो चेंज हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली अब सेंटर ऑफ मास पे जो रिजल्टेंट चेंज हो रहा है वही पूरी बॉडी में चेंज हो रहा है, राइट। रिजल्टेंट पूरी बॉडी में चेंज हो रहा है वो फिर सेंटर ऑफ मास पे चेंज हो रहा है, इसलिए हम सारा फैक्टर, सारा पैरामीटर, सब कुछ जो भी है हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट रहा, पूरा सिस्टम रहा अपने पास इधर, किस तरीके से अपने पास सेंटर ऑफ मास को इंक्लूड किया जाता है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, जब सेंटर ऑफ मास अपने पास सिस्टम है तो डिपेंड करता है अपने पास सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और सिचुएशन को डील करेंगे। जैसे कि आपसे सेंटर ऑफ मास आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, आपके बुक में कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, उसने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पूछा है। तो यदि अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक क्यूबॉइड की, ठीक है, ये अपने पास एक क्यूबॉइड है और ये जो क्यूबॉइड है अपने पास, इसका सेंटर ऑफ मास आप अज्यूम करें कहाँ पे लाई करेगा, ये होलो क्यूबॉइड है, सॉलिड क्यूबॉइड नहीं है, होलो क्यूबॉइड है। यदि हमें इसको बैलेंस करना हो, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा एग्जैक्टली इसके सेंटर में, ठीक है, एग्जैक्टली अपने पास कहाँ लाई करेगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे। तो ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे, यानी वो इस डायगोनल से भी कुछ दूरी पे होगा, उस डायगोनल से भी कुछ दूरी पे, इस डायगोनल से भी कुछ दूरी से, हर एक डायगोनल से, राइट। और सिमिलरली यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये इसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल क्यूबॉइड के बिल्कुल सेंटर में है, ये क्यूबॉइड के अंदर है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, राइट। तो दूसरा हम बात करते हैं, जैसे रिंग की बात करते हैं, रिंग अपने पास, राइट, रिंग, ठीक है, अंगूठी जिसका जो आप ले सकते हो, है ना, आज हम इसका ले सकते हो, कोई अंगूठी रिंग है, या फिर कड़ा ले सकते हो आप, ठीक है, रिंग कोई भी इस टाइप का। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, नो डाउट इसके सेंटर पे कोई मास नहीं है, राइट। एक रिंग की बात करें तो अपने पास उसका क्या है, कोई सेंटर पे मास नहीं है, उसका सिर्फ सर्कमफेरेंस पे मास है, और उसके सेंटर पे क्या लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। उसको यदि यूनिफॉर्मली बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बहुत पतले हम थिन वायर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही पतले हम ऐसे थिन वायर लगाएंगे, ठीक है। इनका इन वायर्स का मास जो है ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस जब जहाँ पे दोनों जो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट के लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी बॉडी का एग्जांपल ले सकते हो इस टाइप से अपने पास। अब देखिए इस पूरे क्यूबॉइड को पढ़ने के बजाय, देखिए इस क्यूबॉइड का मुझे कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करना है, इस क्यूबॉइड के ऊपर मुझे फोर्स को स्टडी करना है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कोई भी फोर्स एफ अप्लाई किया, जो फोर्स मैंने एफ अप्लाई किया वो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा। मैंने अभी बताया आपको कि सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा लो या फिर अलग अलग पार्टिकल पे आप फोर्स लगा लो, एक ही बात है। सभी पार्टिकल का सम करो आप, सभी पार्टिकल्स का जो हमने सम किया वो अपने पास पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ होल बॉडी, दिस इज अ होल बॉडी, यानी एफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 F2 F3 अपने पास क्या आया, होल बॉडी, राइट। पूरी बॉडी के ऊपर जो हमने फोर्स लगाया वो अपने पास, आप जो भी फोर्स आया वो होल बॉडी वो इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास पे। हम यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो जो फोर्स लग रहा है ये हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, जितने भी पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी है। तो पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी है, तो अपने पास क्या निकलेगा यहाँ पे, एफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, हम स्टडी कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे, दिस अप्लाइड फोर्स विल बी स्टडीड एज द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। तो हम एक्चुअली इस बॉडी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, इस सरफेस पे नहीं कर रहे हैं, हम इस सरफेस पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम ना ही इस सरफेस पे स्टडी कर रहे हैं, इन सरफेसेस पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इस फॉर्मूले को स्टडी कर रहे हैं। तो किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे। और इसी सेंटर ऑफ मास पे हर एक फॉर्मूले को फोकस किया जाएगा, उस सेंटर ऑफ मास के थ्रू फोकस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये बॉडी, इसका हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो या तो हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, जो भी फोर्स हमने लगाया वो या तो ये अपने पास एफ वेक्टर प्लस एफ, दिस विल ऑल्सो बी द वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम, जितने भी अपने पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, राइट। अभी इस पूरी बॉडी को यदि अपने पास ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेप क्यूबॉइड है या कैसी है, ऑलवेज उस फोर्स को हम स्टडी करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। कहाँ पे स्टडी करेंगे, उस पूरी फोर्स को एक पॉइंट के ऊपर स्टडी करेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। इसकी शेप क्यूबॉइड है, राइट, क्यूबॉइड को हम पूरा स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दिस द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्यूबॉइड, दिस द सेंटर ऑफ मास दिस रिंग। तो हम रिंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम रिंग का इंफ्रा नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली सेंटर ऑफ मास स्टडी कर रहे हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिंग को, एक सेंटर ऑफ मास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यूबॉइड को, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने पास देखो, अब सभी को यदि पॉइंट बना दें, ये रिंग है, ये क्यूबॉइड है, ये अपने पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो अपने पास देखिए सिर्फ पॉइंट
बनाना ही अपने पास सिचुएशन सोल्व नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम क्यूबॉइड कह सकते हैं, नहीं, हम यहाँ से इस पोजीशन से हमने इसको यहाँ पे ड्राइव किया है तो ये क्यूबॉइड होगा, इस पोजीशन से हमने इसको ड्राइव किया है तो ये अपने पास क्या होगा, रिंग होगा। ऐसा नहीं है आप सिर्फ हर बार क्यूबॉइड बनाने के बजाय क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, या फिर एक स्क्वायर है, ठीक, आप स्क्वायर बनाने के बजाय वहाँ पे पॉइंट बना दो। क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं बना सकते आप, हर बार पॉइंट क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अपने पास मास के साथ उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास कॉन्फ़िगरेशन, देखिए मास प्लस उसका कॉन्फ़िगरेशन, मास मास पोजीशन, मास और उसकी पोजीशन, मास और उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे यदि अपने पास कोई पार्टिकल है, मास पार्टिकल है, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन अलग होगी, इसकी पोजीशन अलग होगी, इसकी पोजीशन अलग होगी, इसकी पोजीशन अलग होगी। इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, मास पार्टिकल्स होंगे सारे इसके सर्कमफेरेंस पे, तो इनकी पोजीशन यदि एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे हम, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे तो देखिए सभी मास की पोजीशन अलग होगी कि नहीं होगी, राइट। पहले हमें उसको रिंग ही मानना है, सबसे पहले उसको रिंग मानना है, फिर हम जो भी फॉर्मूला, जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन है उसके ऊपर पुट करेंगे। क्या मान के पुट करेंगे उसको पॉइंट मान के पुट करेंगे, राइट। क्या कंडीशन मान के पुट करेंगे, उसको पॉइंट मान के पुट करेंगे। तो देखिए पॉइंट मान के कैसे पुट करते हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखिए उसके हिसाब से आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए आपको एक ऐसा एक्स वाई एक्सिस दिया गया, एक्स वाई, और उसने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम में उसने क्या बनाया, इस टाइप का कुछ बनाया, उसने इस टाइप का कुछ एक डायग्राम बनाया, राइट। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा बन सकता है, मेरे से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट सिचुएशन जो कंडीशन जो हम डिस्कस कर रहे हो कंडीशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो बोलता है अपने पास इस टाइप के 3 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर और तीसरा स्क्वायर, राइट। 1 2 3, ये 3 स्क्वायर है। और आपकी बुक में कोई भी उसने डायमेंशन दे रखे हैं, जैसे डायमेंशन उसने इस पॉइंट के दे रखे हैं 0 0 एंड 2, इस पॉइंट के डायमेंशन दे रखे हैं उसने अपने पास 1 एंड 2, 1 2, ये अपने पास शायद 2 2 दे रखा है उसने, ये शायद अपने पास 2 0 दे रखा है, ये अपने पास 1 0 दे रखा है, राइट। ये अपने पास क्या हो गया 2 0 1 0, ये अपने पास कोऑर्डिनेट, ये दे भी रखा तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए ये वाला यहाँ से लेंथ 1 है तो ये अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 आएगा। अब ये बोलता है कि इसका अपने को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है अपने को, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है सभी का। यदि ये है क्या एक्चुअली, ये अलग डायग्राम नहीं बनाया, ये इस शेप में अपने पास देखिए, ये इस शेप में एक स्ट्रक्चर है, इस शेप में, राइट। इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे रख दिया, एल शेप में, और इसको हमने फिर डिवाइड किया ऐसे इस टाइप से, राइट। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल जैसा लग रहा है बट स्क्वायर है। तो फिर कहता है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इस इंफ्रा का, इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि ये सबसे पहले कि क्या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकता है। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसका हमें सेंटर ऑफ मास पता हो, उस पार्ट में आप उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये एक अननोन कॉन्फ़िगरेशन है, एल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये एल कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलके बना है, हमने एक स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, फिर एक स्क्वायर फिर यहाँ पे रख दिया हमने, और इसके बराबर में हमने एक स्क्वायर रख दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, एल बन गया। क्या बन गया अपने पास, एल। ऑलमोस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो हमें सबसे पहले जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उसको इस तरीके से डिड्यूस करना है जिससे अपने पास कोई भी नॉन ज्योमेट्री में आ जाए, जाने पहचाने किसी ज्योमेट्री में आ जाए, जाने पहचाने किसी स्ट्रक्चर में आ जाए, जाने पहचाने किसी शेप में आ जाए। यदि वैसा आ जाता है, यदि वैसा आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, अब हम इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं कहाँ पे होगा। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा, जहाँ पे उसके डायगोनल क्या करेंगे, मीट करेंगे, डायगोनल उसके क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यानी ये अपने पास शेप कैसी है, ये शेप है अपने पास स्क्वायर जैसी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइक रहा है, एक्जैक्टली इसके सेंटर में, जहाँ पे उसके डायगोनल मीट करेंगे। सिमिलरली ये भी अपने पास एक स्क्वायर है, ये वाला भी अपने पास एक स्क्वायर, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसका यहाँ करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, एक्जैक्टली इनके सेंटर पे। अब इनके सेंटर के आप कोऑर्डिनेट देखो, अब अपने पास इस शेप का जो ये शेप है अपने पास, इस शेप के अपने पास सेंटर ऑफ मास हमने देख लिए हैं। अब इन सेंटर ऑफ मास के क्या निकालने पड़ेंगे, अपने कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। देखिए ये अपने पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो मास, इस स्क्वायर का, इस पूरे स्क्वायर का मास जो m है, इस स्क्वायर का मास भी m है, इस स्क्वायर का मास भी m है। सेंटर ऑफ मास की कॉन्फ़िगरेशन से अपने पास r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन में टोटल m अपने पास टोटल मास, यानी m प्लस m है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये अपने पास, ये है अपने पास सेंटर ऑफ मास का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया, पहले हमें इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना था, तो पूरी बॉडी को हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसी नॉन ज्योमेट्री में, ऐसी नॉन शेप में डिवाइड कर लिया, जिसका हम सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, राइट।
तो एक स्क्वायर है, यदि उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके बिल्कुल सेंटर पे उसका क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो इसका अपने पास देखो इस पूरे स्क्वायर को, ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इस स्क्वायर को यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो इसका यदि दोबारा एक डायग्राम बनाए हम यहाँ पे, तो एक एक्स वाई एक्सिस और बनाए हम, ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर का ये वाला, और इस स्क्वायर को मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और इस स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले अपने पास ये शेप थी, यहाँ से हमने ये शेप बनाई, और यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पे चले गए। तो देखिए सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट नहीं बना सकते हम, शेप, ये इस जो शेप है वो डिसाइड करेगी पॉइंट कहाँ बनेगा, राइट, और वो पॉइंट कहाँ बनेगा उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास होगा। हम अपनी इच्छा से ऐसे ही पॉइंट नहीं बना सकते। देखो ये हमने ऐसे ही पॉइंट बनाए थे पहले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शेप डिटरमाइन करेगी कि पॉइंट अपने को कहाँ बनाना है, और उन पॉइंट जो पॉइंट बनेंगे अपने पास, वो पॉइंट अपने को क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएंगे। अब देखिए ये वाला पहला स्क्वायर है, इस पहला स्क्वायर का मास क्या है, m है, और इसका अपने को देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अभी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं निकला है, सिर्फ इस एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकला है, और इस स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अपने पास m1 की वैल्यू m है, और r1 बोले तो इसकी पोजीशन बताओ क्या हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा एग्जैक्टली, और ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 है, और ये डिस्टेंस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये, और ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट देखो इसका, यहाँ ये 1 है, ये यहाँ से तो 1 0 है, तो ये वाला मिड पॉइंट कितना आ जाएगा अपने पास, 1 1 0 है, तो अपने पास मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा अपने पास ये मिड पॉइंट। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास 1 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.5, राइट। तो इस पॉइंट का अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया कितना 0.5, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ देखो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे 2 2 दिखा रखा है इसने, राइट, इस पॉइंट पे सॉरी 2 1 है, 2 1 2 2 नहीं है, 2 1 है, 2 1 है यहाँ पे, 2 2 1 नहीं है, 1 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखिए 2, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, और इसका यदि हाफ करोगे तो अपने पास कितना हो जाए 0.5 1 एंड 2, राइट, ऑलवेज हाफ हो रहा है। अब इस यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास कितना है 1 है, 1 ये 1 है, इतना 1 है, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला हाफ है 1 0.5, राइट, ये डिस्टेंस कितना आ गया 0.5, तो कितना आ गया 1.5, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1.5 वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, एक्स का आ गया 0.5, और ये आ गया अपने पास 1.5। सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट देखो 0.5, यहाँ से यहाँ तक 0.5, और यहाँ से यहाँ तक भी 0.5, ये आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, तो इसका आ गया 0.5 0.5। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो कितना आ जाएगा अपने पास 1 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया 1.5, वाई देखो अपने पास, वाई ये वाला डिस्टेंस ये कितना है 0.5, ठीक है। तो अपने पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 1.5 0.5, ये अपने पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्लियर है। यानी अब अपने पास देखिए रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको, सिचुएशन को इसको एज इट इज रहने देते हैं। रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, पहला वाला देखो इस वाले स्क्वायर का जो मास है अपने पास, इस वाले स्क्वायर का मास वो m है, m अपने पास मास है, ठीक है, m इंटू देखो r1, r में जो r हमने लिखा है, r जो लिखा है, r का मतलब है x और y दोनों कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अलग निकलेगा सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट अलग निकलेगा। तो x का हम सिर्फ x के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, क्योंकि 3 ही मास है अपने पास, राइट, अपॉन में टोटल मास, अपॉन में अपने पास क्या आएगा टोटल मास, राइट, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2, ठीक है, प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, ये आ गया अपने पास। x और y का अपने पास ये वैल्यू निकल गया है, x और y का। अब x का वैल्यू पुट करो, देखो x के लिए वैल्यू पुट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है m है, जो भी वैल्यू गिवन आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इधर, तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू सेंटर, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट है सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा आप अज्यूम कर लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो हम x कोऑर्डिनेट अलग से निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट अलग से निकाल लेते हैं। तो m1 की वैल्यू तो हमारे पास m है, और x1 की वैल्यू देखो आप किसी को भी x1 मान सकते हो, ये वाला जैसे मैंने x1 मान लिया है ना, m1 x1 ये वाला मान लिया, तो अपने पास m इंटू x1 की वैल्यू अपने पास 0.5 प्लस मैंने इसको m2 x2 मान रखा है,
राइट। m2 अपने पास कितना है, m2 भी वैल्यू अपने पास m है, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5, प्लस ये अपने पास कौन सा है नेक्स्ट m3 की वैल्यू m है, और x का कोऑर्डिनेट अपने पास कितना है 1.5, ये अपने पास ऊपर, और टोटल मास अपने पास कितना आ जाएगा m प्लस m प्लस m। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी अपने पास क्या आ जाएगा, वो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y का कोऑर्डिनेट देखो, y इज इक्वल टू क्या आएगा, y अपने पास आ जाएगा, देखिए m1 y1 है, तो m1 की वैल्यू सेम, देखिए ये अपने पास m1 y1 है, ये अपने पास लाइक m2 y2 है, ये अपने पास लाइक m3 y3 है। सिमिलरली ये था अपने पास m1 x1 था, ये अपने पास m2 x2 था, ये अपने पास m3 x3 था, ठीक है। अब तो y का कोऑर्डिनेट अपने पास कितना आ जाएगा m, y1 की वैल्यू देखो कितनी है 1.5 प्लस m2 की वैल्यू है m2 की वैल्यू m, और y2 की वैल्यू देखो कितना, y2 की वैल्यू है इधर 0.5, प्लस m3 की वैल्यू है m, और y3 की वैल्यू कितनी है 0.5। अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास m प्लस m प्लस m। तो ये अपने पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आपको आपकी बुक में और क्वेश्चन दिए होंगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो आपको वो वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको सोल्व करने हैं, और उनको जो रिजल्ट है वो चेक करना है। तो ये सारा अपने पास था आज सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमने जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन हमने डील कर ली है। तो वो सारा आपको क्या करना है, सोल्व करना है, जो भी नॉन या अननोन पैरामीटर हो तो उसको हम सोल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो हम सेंटर ऑफ मास के लिए सोल्व करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो करेंगे वो करेंगे हम सेंटर ऑफ मास किसके लिए, एक कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए, एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर हमें ऐसा बता नहीं सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है, उस टाइप की बॉडी का हम डायरेक्टली, जैसे अभी इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को अज्यूम किया हमने, राइट, कि स्क्वायर के सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसी पोजीशन अपने को नहीं पता हो कि एक अपने पास ऐसे शेप है जिसमें अपने को पता ही नहीं हम सेंटर ऑफ मास कहाँ अज्यूम करें, तो उस टाइप की बॉडी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।